हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा पिछली पार्ट के अंदर जिसमें हमने देखा कि डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो कितने टाइप्स की होती है, वो चीज हमने देखी। जैसे कि हमने इंडस्ट्री लेवल देखा, फर्म लेवल देखा, शॉर्ट टर्म देखा, लॉन्ग टर्म देखा। ये तो हमने देखे टाइप्स किसके, डिमांड फोरकास्टिंग के। डिमांड फोरकास्टिंग कितने टाइप्स का हो सकता है, साथ ही में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि डिमांड्स कितने टाइप की हो सकती है। मतलब क्या है कि जो बिजनेस मैनेजर है उसको यह पता होना चाहिए कि भाई साहब आप डिमांड की फोरकास्टिंग तो करने जा रहे हो, आपको साथ में यह भी ध्यान रख के चलना है कि आपका जो डिमांड है वो किस कैटेगरी का है। मतलब कि बहुत सारे टाइप्स के डिमांड होते हैं, तो आप किस टाइप के डिमांड के ऊपर फोरकास्टिंग कर रहे हो वो जान लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो अलग अलग टाइप्स के आपको यहाँ पे डिमांड देखने को मिलेंगे और उसको आप रिलेट कर पाओगे अपनी कम्युनिटी के साथ। मतलब कि जिस कम्युनिटी में एक बिजनेस डील कर रहा है तो बिजनेस मैनेजर उसको अपनी कम्युनिटी से रिलेट करेगा और फिर जान पाएगा कि भाई साहब हमारा जो डिमांड है वो इस कैटेगरी का डिमांड है और इस डिमांड की अब फोरकास्टिंग करनी है, तो वो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए काइंड ऑफ डिमांड जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि आपको इस पॉइंट में कवर कराया जाएगा, विच इज नोन एज डिमांड डिस्टिंक्शंस। ठीक है, बिजनेस मैनेजर शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द काइंड ऑफ डिमांड विच देयर प्रोडक्ट्स हैव। मतलब कि जिस प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं वो किस प्रकार का है, कौन सी वैरायटी है, कौन सी जाति प्रजाति है, उसके बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो वही चीज कह रहा है कि भाई साहब मेथड्स देखेंगे बाद में कि डिमांड फोरकास्टिंग कैसे की जाती है, वो देखेंगे हम बाद में। उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि ये देखें कि भैया डिमांड कितने प्रकार की होती है, तो उसको समझना जरूरी है। फोरकास्टिंग के मेथड जो होंगे वो आएगा इसके बाद। तो बेसिकली हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है सर, चलिए तो देखते हैं किस किस टाइप के होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताए गए हैं कुछ 5 प्रकार। 5 प्रकार में पहला आता है आपका प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। दूसरा है ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, डिराइव डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड, कंपनी डिमांड, शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। तो आपने दो चीजें पहले भी देखी, इंडस्ट्री और जैसे कि आपने देखा इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग होती है और आपकी फॉर्म लेवल फोरकास्टिंग होती है। तो वही इंडस्ट्री डिमांड है, कंपनी डिमांड वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग टर्म डिमांड, ये भी नॉर्मल है, नाम से पता लग रहा है कि शॉर्ट रन का डिमांड और लॉन्ग टर्म की डिमांड भी होती है गुड्स की। ये 3 थोड़े से यूनिकनेस वाले हैं, इसको समझो जरा। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होता है, वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन में काम आते हैं। मतलब कि वो गुड्स जो कि आप बेचते तो हो लेकिन वो फाइनल, मतलब एक तरीके से वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो कंजम्पशन के लिए यूज नहीं किया जाता, वो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। उस आपके गुड्स को एज अ इनपुट यूज किया जाता है कोई और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको कहते हैं हम प्रोड्यूसर गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर के हाथ में जाते हैं और उसको वो कंज्यूम करता है। ठीक है, मतलब उसको एज अ इनपुट यूज नहीं किया जाता। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल आपको नाम से पता लग रहा है। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होंगे, जो कि ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। टीवी, फ्रिज, इस टाइप की चीजें जो हो गई वो ड्यूरेबल गुड्स है। मतलब कैपिटल गुड्स कह सकते हो कि कैपिटल गुड्स का मतलब ड्यूरेबल गुड्स। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो कि आपने एक बार खाया पिया पचा लिया। मतलब कि जैसे आपके ब्रेड बटर टाइप की चीजें हो गई या इस टाइप के जो आइटम होते हैं वो नॉन ड्यूरेबल होते हैं। नॉन ड्यूरेबल की एक और खासियत होती है क्या, कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स की रिपीटेटिव जरूरत पड़ती है। रिपीटेटिव का मतलब क्या हुआ कि मिल्क आपको आज भी चाहिए, मिल्क कल भी चाहिए, मिल्क परसों भी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि फ्रिज आपको आज भी चाहिए, फ्रिज कल भी चाहिए, फ्रिज परसों भी चाहिए। तो रिपीटेटिव यूजेज होता है किसका, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो आज के आज खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, तो परसों दोबारा चाहिए होगा। डिराइव डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड, ये क्या होता है सर, डिराइव डिमांड का मतलब क्या है कि कुछ गुड्स ऐसी कैटेगरी के होते हैं जिसका डिमांड जो है वो डिपेंड करता है दूसरी गुड्स के ऊपर। जैसे कि आपने देखा था पेन और इंक, तो पेन और इंक बेसिकली क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे। तो इस केस में जो है कि अगर पेन की प्राइस कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है पेन की डिमांड बढ़ेगी, और पेन की डिमांड बढ़ेगी तो साथ ही साथ इंक की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या इंक ने कुछ किया, क्या इंक ने कोई स्टेप लिए, बिल्कुल भी नहीं, इंक ने कोई स्टेप नहीं लिए, इसका डिमांड प्रभावित हुआ इसकी वजह से, मतलब इसके थ्रू डिराइव होके आया है इंक का डिमांड। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसका डिमांड डिपेंड करता है किसी और प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं डिराइव डिमांड। और ऑटोनोमस डिमांड वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट अपने आप से मतलब रखता है, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी हरकत हो जाए उससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं हम ऑटोनोमस डिमांड। मतलब कि वो अपनी प्राइस घटाते हैं तो ही डिमांड बढ़ता है, अपनी प्राइस बढ़ाते हैं तो ही डिमांड उसका चेंज होता है। द थिंग इज कि किसी और प्रोडक्ट से, जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर और कमोडिटी और प्रोडक्ट है, उससे उनको प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे कहलाते हैं आपके ऑटोनोमस डिमांड। ये हमने ओवरव्यू लिया इन 5 का। अब फटाफट से इसको 1 बाय 1 रीड करते हैं, आपका मॉड्यूल क्या कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स की। ऑब्वियसली बात है, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। मतलब एज अ इनपुट काम आता है, प्रोडक्शन में यूज किया जाता है अदर गुड्स के, ईदर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स देमसेल्व्स। एग्जांपल ऑफ सच गुड्स आर, जैसे कि मशीन्स हो गए, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स हो गए।
ठीक है सर। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या हुआ? अच्छा, प्रोड्यूसर गुड्स में ध्यान देना, प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब सर ये नहीं है कि जो इनपुट में लग गया। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब ये भी है कि जैसे किसी ने मशीन खरीदा, मतलब कैपिटल गुड्स खरीदा, तो कैपिटल गुड्स भी आपका प्रोड्यूसर गुड्स में कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि किसी को प्रोडक्शन करना है, उसने एक प्लांट लगाया, तो ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्या है? ये प्लांट आपका प्रोड्यूसर गुड्स है, मतलब ये हेल्प करेगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। और किसी ने लेट सपोज की टेक्सटाइल खरीदा क्योंकि उसको शर्ट बनानी थी, उसने क्लॉथ वगैरह खरीदे क्योंकि उसको शर्ट बनानी थी, तो ये जो क्लॉथ होगा, ये जो कपड़ा खरीदा है किसी ने शर्ट बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है ये भी किसका पार्ट बनेगा? ये भी बात करेगा प्रोड्यूसर गुड्स का ही। क्यों? क्योंकि इसको यूज करके वो क्या बनाएगा? शर्ट की प्रोडक्शन करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और वो प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकता है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब कि कपड़ा एक कंज्यूमर भी यूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी और ने उसको यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट बन जाएगा। एग्जांपल में आपने देख लिया। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? दोज विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। ऑब्वियसली बात है वो आया है और उसको कंज्यूम किया जाएगा कंज्यूमर के द्वारा, जैसे कि रेडीमेड क्लॉथ्स, प्रिपेयर्ड फूड्स, खाने पीने की चीजें, रेजिडेंशियल हाउसेज, ईटीसी। तो इस टाइप की चीजें डायरेक्टली कंज्यूम की जाती है कंज्यूमर के द्वारा, उसमें फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता, वो कहलाता है आपके कंज्यूमर गुड्स। और जिस भी आइटम के अंदर फर्दर प्रोडक्शन होता है या फिर उसको प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, वो कहलाते हैं आपके प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है सर, क्लियरली पता है। अगला देते हैं डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये किस टाइप के गुड्स होते हैं? तो सबसे पहले कहा जा रहा है इसके अंदर गुड्स में भी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गलत कह रहा है वैसे तो, यहाँ पे इसने कहा कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बट आप आगे चल के देखोगे एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स को भी आपको ध्यान रखना है, मतलब जिसकी ड्यूरेबिलिटी होती तो है लेकिन ज्यादा नहीं होती। एक वो है जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, मतलब उसकी लाइफ ज्यादा है। एक वो जिसकी लाइफ ही नहीं है, वन टाइम यूज के लिए है। और एक वो जो कि आप उसको 3-4 बार यूज कर सकते हो, मतलब 50-100 बार यूज नहीं कर पाओगे लेकिन 3-4 बार 5 बार यूज कर सकते हो, 10 बार यूज कर सकते हो। तो मतलब कम टाइम यूज किया जाता है, एक बार में खत्म भी नहीं होता लेकिन बहुत बार भी नहीं चलता। तो इस टाइप की चीज को बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल, जो कि इन दोनों के बीच में फॉल करेगा, इन दोनों के बीच में फॉल करेगा। तो सबसे पहले नॉन ड्यूरेबल गुड्स को बताया गया। नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज व्हिच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस, मतलब एक बार से ज्यादा बार उसको कंज्यूम नहीं किया जाता। एक बार आपके मिल्क का पैकेट लेके आए, मिल्क को आपने पी लिया, बात खत्म हो गया। मिल्क दोबारा आप नहीं पी सकते हो क्योंकि वो तो आप पी चुके, खा पी पचा चुके, ठीक है ना। जैसे कि आपके रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल एंड पावर हो गया। फ्यूल एंड पावर का मतलब क्या हुआ? बिजली आपने एक बार यूज कर ली तो उसी बिजली को दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो तो यूज हो गया, अब फ्रेश यूज होगा। पैकिंग आइटम्स हो गए, ईटीसी आर एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। अच्छा ध्यान देना, जब नॉन ड्यूरेबल की बात करेंगे तो नॉन ड्यूरेबल आपके दो टाइप के। नॉन ड्यूरेबल एक प्रोड्यूसर गुड्स भी है, नॉन ड्यूरेबल एक प्रोड्यूसर गुड्स भी है, और नॉन ड्यूरेबल आपका एक कंज्यूमर गुड्स भी है। प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में क्या डिफरेंस है कि भाई साहब, एक तो है नॉन ड्यूरेबल और यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, एक है नॉन ड्यूरेबल यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। तो ये दोनों में फर्क है, मतलब कि नॉन ड्यूरेबल है, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसको प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखा आपने फ्यूल एंड पावर, कि भाई साहब ड्यूरेबिलिटी तो नहीं है, रॉ मटेरियल ड्यूरेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, उसको कंज्यूमर यूज नहीं कर रहा। पैकिंग का कोई आइटम है, प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है, इसलिए वो प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट हो गया। लेकिन कंज्यूमर गुड्स कौन से होंगे? नॉन ड्यूरेबल वाले। तो नॉन ड्यूरेबल वाले कंज्यूमर गुड्स वो होंगे जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है। एग्जांपल बेवरेजेस, ब्रेड, मिल्क, ईटीसी आर एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो क्लियर है आपको कि नॉन ड्यूरेबल जो है वो दो टाइप के हैं, एक प्रोड्यूसर गुड्स है जो कि प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा, ऑब्वियसली वन टाइम यूज किया जाएगा, और दूसरा जो कंज्यूमर गुड्स होंगे नॉन ड्यूरेबल, वो होंगे जो कि कंज्यूम करेगा हमारा कंज्यूमर, ऑब्वियसली वो भी एक बार ही करेगा। दिस विल मेट ओनली द करंट डिमांड। ऑब्वियसली बात है, जो आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो करंट डिमांड को मेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड ड्यूरेबल गुड्स डू नॉट क्विकली वेयर आउट, तुरंत खत्म नहीं होते, कैन बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस एंड इल्ड यूटिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि उससे हमें बेनिफिट मिलता है बहुत लंबे समय तक, ओवर पीरियड ऑफ टाइम तक हमें उससे बेनिफिट मिलता रहता है, उसकी मदद मिलती रहती है। एग्जांपल्स देख लेते हैं ड्यूरेबल गुड्स के, जैसे कि आपके कार्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर आर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। अगेन ध्यान दो कि जो ड्यूरेबल की बात करें ये भी दो टाइप के हैं, एक प्रोड्यूसर का अलग होगा। प्रोड्यूसर का मतलब कि जो प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा, जैसे कि बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है जो कि खरीदी है, ड्यूरेबल तो है, लेकिन क्या वो कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है या वो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है? तो वो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है, इसलिए वो ड्यूरेबल कौन सा वाला होगा? प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि हमने देखा कार, रेफ्रिजरेटर या मोबाइल फोन्स, तो ये किस लिए हो रहा है? ये कंजम्पशन के लिए हो रहा है, इससे फर्दर प्रोडक्शन नहीं की जा रही, तो इसको हम बोलेंगे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो ध्यान रखना है, नॉन ड्यूरेबल भी दो टाइप के हैं और ड्यूरेबल भी दो टाइप के हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन होगा तो नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स या फिर ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा, और अगर फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन होगा, फाइनल कंजम्पशन होगा, तो उसको बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स या फिर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है सर। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज लाइकली टू बी डिराइव डिमांड, मतलब क्या है कि ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं वो
उनके जो डिमांड होता है वो कैसे निकलता है, कैसे मिलता है, वो जनरली डिराइव डिमांड से होता है। डिराइव डिमांड का मतलब मैंने आपको बताया था जिसका डिमांड का डिपेंडेंसी होती है दूसरे के ऊपर। सर ऐसे कैसे? सर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट से रेफ्रिजरेटर की डिमांड में फर्क पड़ेगा कैसे, जब अगर बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी 100% आने लगे या फिर इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम हो जाए। मतलब कि सपोज करो गांव वगैरह जहां पे बिजली नहीं आती, वहां पे बिजली अगर आने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है लोग फ्रिज खरीदना शुरू कर देंगे। तो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। या फिर जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आती तो है लेकिन महंगी है, वहां का अगर रेट कम हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का तो ऑब्वियस सी बात है अगेन रेफ्रिजरेटर या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो होंगे उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो जनरली जो कहा जाता है एक सिंपल सिनेरियो के अंदर कि भाई साहब जितने भी ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ना, जो लंबे समय तक चलते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं किसी और फैक्टर के ऊपर भी, और उनके चेंजेस से उनकी डिमांड जो है वो डिराइव होती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये कैटेगरी में आता है किसके? डिराइव डिमांड के, जो कि हम ऑल्सो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फर्दर यहां पे एक कैटेगरी और बताई गई जिसको हम कह रहे हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि आपका क्लॉथ हो गया या अम्ब्रेला हो गया। मतलब सालों साल नहीं चलते हैं लेकिन एक से ज्यादा बार ये चल जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो कि ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल के बीच में फॉल करता है। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है। अगला पार्ट देखते हैं हम, डिराइव डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव वो है जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ऑटोनोमस वो है जिसको दूसरे प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइज बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ सम अदर कमोडिटी कॉल्ड पेरेंट प्रोडक्ट। मतलब कि दूसरा जो पेरेंट प्रोडक्ट है उसके थ्रू डिमांड डिराइव होकर आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डिराइव डिमांड। फॉर एग्जाम्पल द डिमांड ऑफ सीमेंट इज डिराइव डिमांड बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू बिल्डिंग एक्टिविटी। मतलब कि बिल्डिंग एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो डिमांड वहां पे सीमेंट की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अगर इंप्रूव होने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है सीमेंट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। तो कहीं ना कहीं किसी और भी सेक्टर के ऊपर, किसी और सर्विस या प्रोडक्ट या कमोडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन जनरल द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स और इंडस्ट्रियल इनपुट्स इज डिराइव डिमांड। हमने ऊपर देख लिया कि जो आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं या इंडस्ट्रियल इनपुट्स होते हैं, वो हमेशा डिराइव डिमांड होते हैं। डिमांड इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लेट से एक कंपनी है जो शर्ट्स बनाती है। अब शर्ट्स बनाती है लेकिन अगर शर्ट्स की डिमांड लेट से बढ़ने लगी, अगर शर्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी तो ये कंपनी क्या करेगी? जो लेबर से काम कराती थी उस लेबर के बदले वो मशीन्स भी लगाने लगेगी, वो कई सारे मशीन्स इंस्टॉल करा लेगी शर्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि शर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। तो अब क्या हो रहा है? शर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो उससे मशीन की डिमांड पे अफेक्ट आएगा, या फिर अगर शर्ट्स की डिमांड घटने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है हो सकता है इसको मशीन बेचनी पड़ जाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कोई और प्रोड्यूसर गुड्स है जो कि किसी और अदर गुड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसी चीज को यहां पे कहा गया कि प्रोड्यूसर गुड्स या फिर जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स होते हैं वो हमेशा किसके पार्ट होते हैं? डिराइव डिमांड, क्योंकि कोई ना कोई प्रोडक्ट में वो डील कर रहे हैं और उसके ऊपर डिपेंड करता है उनके प्रोड्यूसर गुड्स का। Now, also the demand for complementary goods is a derived demand। ये मैंने आपको ऊपर समझाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा तो वो भी डिराइव्ड डिमांड का पार्ट है। मतलब कि इंक की डिमांड में फ्लक्चुएशन आ रहा है बिकॉज ऑफ पेन, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है और किसी की वजह से किसी को फर्क पड़ता है। तो ये जो डिमांड जनरेट होती है इसको हम नाम देते हैं किसका? डिराइव्ड डिमांड का। नाउ इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इनडिपेंडेंट, मतलब उसकी डिमांड, वो जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी और प्रोडक्ट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Of the demand of other goods, then it is called autonomous demand. It arises on its own out of an innate desire of the consumer to consume or possess the commodity। मतलब कि भैया कंज्यूमर जो है उसकी खुद की मंशा जाग रही है और उसको खरीदने जा रहा है, किसी और से कोई लेना देना नहीं है। तो इस टाइप की डिमांड जो जनरेट होती है उसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस डिमांड। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमेशा जो डिमांड होगी वो आपकी डिराइव डिमांड की कैटेगरी में आएगी। आप कोई भी एग्जांपल सोच लो, आप उसमें देखोगे कि कोई ना कोई दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ रही है। कोई भी आइटम हो सकता है कि भाई साहब ब्याज का रेट कम हो गया हो, लोन जल्दी प्रोसेस हो रहा हो, नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही हो, इस टाइप के बतेरे रीजन है जिसकी वजह से डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। तो कभी भी कोई प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो कहीं ना कहीं किसी और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता ही है। तो वही चीज कह रहा है, बट दिस डिस्टिंक्शन इज प्योरली आर्बिट्री एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच प्रोडक्ट इज इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स। मतलब कि ये फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है कि भाई साहब ये जो ऐसा प्रोडक्ट है ये इंटायरली इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी और प्रोडक्ट से या किसी और भी फैक्टर से उसका कोई लेना देना नहीं है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप कह सकते हो प्रैक्टिकली ये है ही नहीं, जीरो है बिल्कुल, कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो ऑटोनोमस डिमांड के अंदर कवर होता है। ठीक है सर। अगला आता है डिमांड फॉर फर्म्स प्रोडक्ट या फिर इंडस्ट्री डिमांड। ऑब्वियसली बात है कई सारी चीजें जो है वो इसके अंदर फॉल करती हैं कि वो फर्म्स का डिमांड है या फिर आपकी इंडस्ट्री का डिमांड है। इसको देख लेते हैं फटाफट से।
द टर्म इंडस्ट्री डिमांड इज यूज्ड टू डिनोट, आपको पता है इंडस्ट्री डिमांड किसे कहते हैं, जब हम किसी एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब सीमेंट में जैसे हमने देखा तो सीमेंट पूरी इंडिया में सीमेंट की क्या डिमांड होगी, दैट इज इंडस्ट्री डिमांड। एसीसी के लिए सीमेंट की क्या डिमांड होगी, दैट इज एक फर्म्स की डिमांड। तो कहा जा रहा है डिनोट द टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एग्जांपल द टोटल डिमांड ऑफ स्टील इन द कंट्री, स्टील की पूरी डिमांड क्या होगी कंट्री के अंदर, दैट इज इंडस्ट्री डिमांड। On the other hand, the demand for its firm denotes the demand for the products of a particular firm, that is quantity that a firm can dispose of at a given price over a period of time। मतलब कि एक फर्म जो है वो कितना सेल करती है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था कि लेट से 2 लाख टन है जो कि आपकी इंडस्ट्री की डिमांड है, तो 2 लाख टन में से कितना एक फर्म प्रोवाइड करती है। लेट से कह रहे हैं कि हम एक फर्म है टाटा स्टील है, हम कह रहे हैं कि स्टील की जो पूरी इंडिया की डिमांड है वो कितनी है, 2 लाख टन की, और 1 लाख टन जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है टाटा स्टील। मतलब कि टाटा स्टील ये कैपेसिटी रख रहा है कि वो इतना क्वांटिटी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, बेच सकता है, ऑब्वियस ही बात है, एट अ गिवन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे इस फर्म का डिमांड। एग्जाम्पल, डिमांड फॉर अ स्टील प्रोड्यूस्ड बाय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है ना, तो इस तरीके से कोई कंपनी क्या डिमांड प्रोड्यूस कर पा रही है, क्या डिमांड प्रोवाइड कर पा रही है, फुलफिल कर पा रही है, तो वो कहते हैं कि उसको हम नाम देते हैं फर्म्स की प्रोडक्ट का डिमांड है। नाउ एक चीज मैंने आपको पीछे बताया था मार्केट शेयर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, फर्म्स प्रोडक्ट व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री डिमांड, मतलब इंडस्ट्री की डिमांड जितनी थी उसको अगर आप इसके परसेंटेज में लेके आओगे, लेट से 2 लाख में 1 लाख कितना परसेंट, मतलब 50%, तो इसको आप कह सकते हो सिग्निफाइज द मार्केट शेयर ऑफ द फर्म। मतलब कि जो टाटा स्टील है या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है उसका मार्केट शेयर कितना है, 50%। मतलब कि पूरे मार्केट में जरूरत पड़ती है 2 लाख टन की, तो उसमें से 1 लाख टन जो है वो कौन बेचता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बेचती है। मतलब कि टाटा का जो मार्केट शेयर है वो कितना है, 50% है। इसी को हमने टूथपेस्ट के शुरू देखा था कि भाई साहब अगर लेट से अगेन 2 करोड़ यूनिट्स जो है वो टूथपेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अगर पूरी हमारी कंट्री के अंदर, तो इसके अंदर से आप मान लो 80 लाख यूनिट्स जो है वो कोलगेट प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियस बात है कोलगेट का मार्केट शेयर कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। यहां पे आप कह लो कि 1 करोड़ जो है वो प्रोवाइड करता है पतंजलि, तो पतंजलि का मार्केट शेयर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक फर्म की डिमांड और एक इंडस्ट्री की डिमांड आपस में एक परसेंटेज तय करती है, और उस परसेंटेज को कहते हैं कि वो है मार्केट शेयर ऑफ द फर्म। ठीक है सर, तो ये चीज में पता लगा कि फर्म की प्रोडक्ट की डिमांड कैसे होती है और इंडस्ट्री की डिमांड कैसे होती है, आपको उसको भी ध्यान में रखना है। वो भी फोरकास्टिंग में मदद करता है। फोरकास्टिंग में कैसे मदद करेगा कि आपने सपोज देखा कि इंडस्ट्री की डिमांड 2 लाख टन की और आपने उसके बेस पे बनाना शुरू कर दिया, आपने बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया, आपने प्लानिंग कर ली। भाई साहब ये भी तो देखो कि वो डिमांड किसकी थी, वो इंडस्ट्री की थी। अब ये 1 लाख टन टाटा स्टील बेच पा रहा है, क्या कोई राम स्टील होगा वो बेच पाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या राम स्टील बना के रख देगा तो बिक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपनी फर्म की डिमांड भी देखनी पड़ेगी। आप इंडस्ट्री के डिमांड के पीछे पीछे नहीं भाग सकते कि इंडस्ट्री में डिमांड इतनी है चलो जी बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी फर्म की डिमांड क्या है, आप फर्म की डिमांड को कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो, क्योंकि 50% तो ये लेके बैठा है और सपोज करो 50% कोई और लेके बैठा होगा, तो जो आपने नया एक कंपनी स्टार्ट किया तो आप कैसे इनके मार्केट शेयर में से अपना शेयर वहां से उठाओगे, क्योंकि मार्केट शेयर तो ये ऑलरेडी ग्रैब करके बैठे हैं 100% का। तो आपका स्टील को खरीदेगा तो ऑब्वियस बात है इनका मार्केट शेयर कम होगा, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या पॉलिसी है, उसको आप उस तरीके से बनाते हो। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है कि फर्म का डिमांड क्या है और इंडस्ट्री का डिमांड क्या है, दोनों एक अलग चीजें हैं और उसको कंसीडर आपको करना होता है डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर। अगला आता है शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड का बेसिकली मतलब क्या है, वो डिमांड जो कि आपके इमीडिएट रिएक्शन की वजह से क्रिएट होती है। इमीडिएट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि लेट से आपका प्रोडक्ट था जो कि 10 रुपए का बिकता था, ठीक है, आपने उसको 1 महीने के लिए 8 रुपए का कर दिया, तो डिमांड बढ़ गई, खूब बिका। तो इस टाइप के डिमांड को आप क्या बोलोगे, ये शॉर्ट रन डिमांड है। शॉर्ट रन डिमांड का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से डिमांड हो गया, कल को आप दोबारा से 10 का कर दोगे तो क्या उतना ही बिकेगा जितना 8 में बिकता था, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि वो 8 का हुआ था तो ज्यादा बिक रहा था, 10 का होता तो उतना नहीं बिकता। तो इस टाइप के जो डिमांड होते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट रन डिमांड। ठीक है, जो कि आपके कुछ ऐसी हरकत करी, कोई ऐसे आपने चेंजेस लेके आए जिसके वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, ऑल्दो नहीं बढ़ती है। ठीक है ना, तो इस टाइप की डिमांड को कहते हैं हम शॉर्ट रन डिमांड। दिस distinction is based upon time period. Short term demand refers to demand with its immediate reaction to changes in product price of related commodities, income fluctuations, ability of the consumer to adjust their consumption pattern, their susceptibility to the advertisement of new product etc। मतलब क्या हुआ कि कुछ इस टाइप के अंदर चेंजेस आया, मतलब कि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज कर दिया, इस वजह से डिमांड बढ़ गई।
जो रिलेटेड कमोडिटीज है, जो भी आपके सब्स्टिट्यूट थे, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री थे, उन्होंने अपने प्राइस में चेंज किया, इस वजह से डिमांड बढ़ गई। इनकम फ्लक्चुएट हो गया, इस वजह से डिमांड बढ़ गई। मतलब कहने का क्या है कि कुछ ऐसे छोटे मोटे चेंजेस आए हैं जो कि शॉर्ट रन के हैं और उसकी वजह से डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशन हुआ है। तो इस टाइप की डिमांड को हम कहते हैं शॉर्ट रन डिमांड। नाउ लॉन्ग रन डिमांड रेफर्स टू डिमांड विच एग्जिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मोस्ट जेनरिक गुड्स हैव लॉन्ग टर्म डिमांड। लॉन्ग टर्म डिमांड डिपेंड्स ऑन द लॉन्ग टर्म इनकम ट्रेंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्रेडिट फैसिलिटीज ईटीसी। मतलब इस टाइप के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका लॉन्ग टर्म डिमांड की भाई साहब इनकम ट्रेंड क्या रहेगा फ्यूचर में, सब्स्टिट्यूट्स फ्यूचर में अवेलेबल होगा कि नहीं। आप कोई प्रोडक्ट ए में डील करते हो, आज के टाइम में इसका फ्यूचर में, आज के टाइम में कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्या फ्यूचर में अगले 5 साल के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट आने वाला है? अगर हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लॉन्ग रन की डिमांड जो होगी उससे अफेक्ट होगी और आपको अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग रन डिमांड जो होगा वो अलग चीजों पे डिपेंड करता है और शॉर्ट टर्म डिमांड आपको अलग चीजों पे डिपेंड करता है। जब भी आप प्लानिंग करोगे, जब भी आप फोरकास्टिंग करोगे, जब भी आप प्रिडिक्शन करोगे, तो आपको इसको अलग बाइफरकेट देके चलना होगा। ऐसा नहीं कि आपने शॉर्ट टर्म डिमांड के डाटा उठा लिया और उसके बेस पे आप लॉन्ग रन डिमांड की प्रिडिक्शन कर रहे हो और प्रोडक्शन चालू कर दिया आपने, तो ऐसी प्रोडक्शन आपको लॉस की तरफ लेके जाएगी। In short, long run demand is that which will ultimately exist as a result of change in pricing. प्राइसिंग के अंदर चेंज हुआ, उसके वजह से वो एग्जिस्ट कर रहा है। प्रमोशन और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, मतलब कि आपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस किए हैं और उस वजह से डिमांड आपका चेंज हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट आपने मॉडिफाई कर दिया, नया लुक लेके आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे समझो कि लेट्स से एप्पल आईफोन 10 है, अब इस 10 के प्राइस को इन्होंने लेट्स से पहले था ये 80K का, अब इन्होंने इसको घटा के कर दिया लेट्स से 50K। तो इससे जो डिमांड क्रिएट होगी ये शॉर्ट रन होगी या लॉन्ग रन होगी? तो ऑब्वियस सी बात है ये शॉर्ट रन होगी। लेकिन अब ये नया आईफोन लेके आ गए, ये आईफोन 11 लेके आ गए और इसका इन्होंने कुछ ना कुछ प्राइस रखा होगा, कहीं ना टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट, नया इंप्रूव्ड प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया, तो इसकी जो प्राइसिंग होगी, ये जो इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करी है, जो इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, इससे जो डिमांड आएगा वो शॉर्ट टर्म आएगा या लॉन्ग टर्म आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है वो शॉर्ट टर्म नहीं होगा, वो क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा। जब आप प्रोडक्ट इंप्रूव करते हो तब जो डिमांड क्रिएट होती है, जब आप लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हो और तब जो डिमांड क्रिएट होती है वो आपकी कहलाती है लॉन्ग टर्म डिमांड। और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि आपने शॉर्ट टैक्टिक्स लगाए हैं जिससे कि आपका डिमांड तुरंत से बूम कर गई, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करेगी। After enough time is allowed to let the market adjust to the new situation. For example, if electricity rates are reduced in the short run, the existing user will make greater use of electric appliances. Obvious सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर रेट कम हो जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होंगे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या बोलोगे, ये शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है? ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट रन है। बट इन द लॉन्ग रन मोर एंड मोर पीपल विल बी इंड्यूस्ड टू यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। मतलब कि आज इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम हुए, लेट से आज किसी रीजन के वजह से, कह सकते हो कोई पेंडेमिक आ गया, लाइक कोविड-19 आ गया, कोई पेंडेमिक आ गया, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम कर दिए गए हैं, तो इसके वजह से डिमांड आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बढ़ेगी। तो लेकिन ऑब्वियस बात है पेंडेमिक जब जाएगा तो दोबारा से इसके रेट बढ़ाए जाएंगे। मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया गया। तो उस केस में जो डिमांड जनरेट हुई है शॉर्ट रन होगी, लॉन्ग रन होगी, तो ये शॉर्ट रन होगी। लेकिन अगर परमानेंटली आपके इलेक्ट्रिसिटी के रेट कम कर दिए गए हैं तो उस केस में ऑब्वियस बात है फ्यूचर में लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ज्यादा यूज करेंगे, उसको ज्यादा परचेज करेंगे और उसकी यूजेस को बढ़ाएंगे। तो जो डिमांड में इंपैक्ट आएगा वो आपका क्या होगा? लॉन्ग रन डिमांड। ठीक है सर। नाउ अब थोड़ी सी बात यहां पे और आ रही है, यहां पे क्या कि द अबव डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ईच ऑफ दीज गुड्स एग्जिबिट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या हुआ कि जितने टाइप के गुड्स होते हैं सबकी एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सबकी अपनी खासियत, अपनी खूबियां होती हैं और वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो किस डिमांड के अंदर फॉल करती है। वी शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एनालाइजिंग डिमांड फॉर देम। ऑब्वियस सी बात है जब आप उनके लिए डिमांड फोरकास्ट करने जा रहे हो तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। प्रोड्यूसर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, शॉर्ट टर्म का डिमांड वाला गुड्स है, लॉन्ग रन वाला गुड्स है, किस कैटेगरी के अंदर वो फॉल करता है आपको वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप उसकी फोरकास्टिंग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है सर। अब इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और यहां पे चलेगा जिसके अंदर हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स को। फैक्टर्स किसके लिए? तो यहां पे 3 टाइप के गुड्स के फैक्टर्स बताए गए हैं कि उनकी डिमांड पे फर्क पड़ता है इन फैक्टर्स की वजह से। पहला है आपका नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, दूसरा है आपका ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और इसके बाद तीसरा एक लास्ट आएगा आपका डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। तो कह रहे हैं इन 3 टाइप के गुड्स के ऊपर कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, मतलब इनकी डिमांड में वो उनका एक योगदान होता है बढ़ने में या घटने में, एज द केस में। ठीक है, इसको और समझेंगे तब जाके आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा पूरा समाप्त होगा और देन आपका नेक्स्ट जो लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग।
ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा और उसका लास्ट पार्ट जो होगा वो आपका आएगा मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।